हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। गैस, टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम अवर बेसिक लेक्चर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इससे पहले कि हम आगे की बातें करना स्टार्ट करें, फटाफट से जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वील कम टू द न्यू पार्ट। तो बेसिकली हम CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 का 4th पेपर पढ़ रहे थे और 4th पेपर में दैट इज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस में से भी हमने सबसे पहला जो वर्ड डिस्कस किया था, जो टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी, दैट इज लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ? तो लॉ मतलब क्या होता है बताइए? लॉ इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट बनाती है टू रेगुलेट पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर वर्क। रादर वी कैन से दैट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि बनाए जाते हैं किसी भी वर्क या किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन मैनर में करने या करवाने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ का एक यूनिक फीचर होता है, लॉ जिसके लिए बनाया गया उससे तो फॉलो करना ही करना है, बट जिसने बनाया क्या उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। आंसर इज यस, मीनिंग देयर बाय लॉ इज बाइंडिंग ऑन बोथ, लॉ इज बाइंडिंग ऑन बोथ पीपल्स एज वेल एज गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक? और फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ लॉ एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, और सो दैट एक इंडिविजुअल के राइट को हम सिक्योर कर सके, इसलिए हम क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी थी दैट इज नथिंग बट द टैक्स। व्हाट डू मीन बाय द टैक्स? चलिए बताइए। टैक्स इज नथिंग बट द कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और इनएक्टमेंट ऑफ एन एक्ट या लॉ। क्लियर है ना? क्या जब किसी लॉ में या किसी एक्ट में लिखकर धन की वसूली की जाती है तो हम उससे क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। यदि हम इसे अदर लैंग्वेज में हम बात करें, इन अदर वर्ड्स, लॉ टैक्स इज नथिंग बट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेवीड ऑन अ इम्पोज ऑन अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द, फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, यस, सिक्योरिटीज हो गई, और क्या मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, एटसेट्रा। क्लियर है? अच्छा, ये टैक्स वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था? सर, टैक्स वर्ड लैटिन वर्ड टैक्सो से डिराइव किया गया था। कहाँ से डिराइव किया गया था? टैक्सो से। एंड टैक्सो मतलब क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है रेट्स। टैक्सो का मतलब क्या होता है? रेट्स। इसके बाद मैंने आपसे आपका सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आपको इवन सिलेबस डिस्कस करने के पहले मैंने ये बात बताई थी कि प्रैक्टिस वर्ड हमने क्यों ऐड कर रखा है, और उसके बाद सिलेबस डिस्कस करने के पहले, कैरिकुलम डिस्कस करने के पहले हमने ये चेक किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स। वैसे तो टैक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस हमने उसे मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर डिवाइड कर रखा है। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इज इट क्लियर? यदि हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी होगा? डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन, ऑन अ पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन अ पर्सन हु अर्न इनकम और परफॉर्म्ड एक्टिविटी, जिसने या तो इनकम कमाई या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसी के साथ कुछ और बातें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सर, क्या बातें डिस्कस कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लेवी मतलब क्या होता है। कल वैसे हमने जनरल बातें की थी, लेवी इज नथिंग बट द इम्पोज करना। यस, तो यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द लेवी, बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लेवी। लेवी मतलब क्या? सर, लेवी करना एकदम इजी। लेवी मतलब इम्पोज करना, चार्ज करना। लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज करना या चार्ज करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इम्पोज करना या फिर चार्ज करना। बट ये जो आपने मुझे बताया ये तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा लेवी का? सोचो, लेवी मतलब क्या? यू नो व्हाट, जितने भी फिजिकल लॉ होते हैं, क्या जितने भी फिजिकल लॉ होते हैं, रेवेन्यू लॉ होते हैं, टैक्स लॉ होते हैं, हर एक फिजिकल लॉ में 3 इंसिडेंट्स होते हैं जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स।
ठीक है। और कितने इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया? 3। सर कौन कौन से 3 इंसिडेंट्स है? देखो, वन इज द लेवी, अनदर वन इज द कलेक्शन। सिर्फ लेवी करने से, चार्ज करने से, इम्पोज करने से बात बनेगी क्या? नहीं। टैक्स को आपने लेवी कर दिया, चार्ज कर दिया, इम्पोज कर दिया, बट उसे कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो लास्ट इवेंट क्या होता है? कलेक्शन। अब कलेक्शन करना है, गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है आपसे टैक्स, तो कितना टैक्स कलेक्ट करना है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट। तो किसी भी टैक्स लॉ के 3 इंसिडेंट्स होते हैं बेसिकली, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लेवी? आखिर ये लेवी मतलब क्या होता है? तो लेवी मतलब आपने वैसे तो मुझे बता दिया, लेवी इज नथिंग बट द चार्ज करना या फिर इम्पोज करना। कहने का मतलब क्या हुआ? मैं ये बोल सकता हूं कि लेवी इज नथिंग बट द राइट टू कलेक्ट, मतलब वो पर्टिकुलर इवेंट जिसके ट्रिगर होने पर गवर्नमेंट के पास राइट आ जाएगा वो पर्टिकुलर टैक्स कलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का आप सोच के देखिए कि ट्रिगर क्या होगा, इवेंट क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इनकम का अर्न होना। तो जैसे ही आपने इनकम कमाई वैसे ही गवर्नमेंट के पास राइट आ गया आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। मतलब आपके ऊपर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लेवी कर दिया, चार्ज कर दिया, इम्पोज कर दिया। अच्छा, सिर्फ चार्ज करने से बात हो बन जाएगी? आंसर इज नो। मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट भी करना पड़ेगा। अब कलेक्ट तो करना है, कलेक्ट मतलब यहां पर इसका कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्चुअल कलेक्शन। यू कैन से एक्चुअल कलेक्शन और पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करना। अब गवर्नमेंट को पे करना है, बट कितना पे करना है? हाउ मच? क्वेश्चन क्या आएगा? आपने सपोज 100 लाख रुपीज इनकम कमाई, अब वो 100 लाख रुपीज के आपको ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो कितना पे करना है? वी आर रेडी टू पे, बट हाउ मच? तो हाउ मच के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट। सर असेसमेंट मतलब क्या होता है? कलेक्शन, सॉरी, कंप्यूटेशन। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? यदि मैं आपसे लेवी मतलब पूछूं तो लेवी मतलब क्या होगा? लेवी इज नथिंग बट द डेट इज राइट टू कलेक्ट वो पर्टिकुलर इवेंट जिसके ट्रिगर होने पर गवर्नमेंट के पास राइट आ जाएगा उस पर्टिकुलर टैक्स को कलेक्ट करने का। हर एक टैक्स का टैक्सेबल इवेंट होता है, हर एक टैक्स का एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट बना के रखा है गवर्नमेंट ने, जिसके ट्रिगर होने पर वो पर्टिकुलर टैक्सेस लेवी हो जाएंगे, इम्पोज हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, लेवी, असेसमेंट और कलेक्शन तीनों में से सबसे पहले क्या होता होगा? सर सबसे पहले कलेक्शन? नहीं 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 नहीं, कलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले फिर क्या होता होगा? सबसे पहले होता है लेवी। क्या होता है? फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फर्स्ट क्रिएट द चार्ज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्रिएट द चार्ज, देन assess the charge, and at last collect the charge. Lastly collect the charge. Is it clear? And lastly collect the charge. Is it clear? बात समझ में आई यहाँ तक? फर्स्ट क्रिएट द चार्ज, देन असेस द चार्ज। जो चार्ज आपका क्रिएट हुआ, जो टैक्सेस आपने लेवी किए, इम्पोज किए, उसका असेसमेंट करिए, कैलकुलेशन करिए, कंप्यूटेशन करिए, और जब वो हो जाए तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। बात खत्म हो गई। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? इट्स जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरी क्लास में आके बैठे, तो मेरे पास राइट आ गया है कि मैं आपसे फीस कलेक्ट कर सकता हूं। एग्जाम्पल है, सुनो। जैसे आप मेरी क्लास में आके बैठे, मेरे पास राइट आ गया। किस बात का राइट आ गया? किस बात का राइट आ गया? कि मैं आपसे फीस कलेक्ट कर सकता हूं। टैक्सेबल इवेंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्लास में आके बैठना। बट मैंने आपसे कहा अरे रुको रुको रुको, कलेक्शन आज नहीं होगा, एक काम करो, एक दो डेमो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आफ्टर दैट यू विल डिसाइड। बात समझ में आ रही है? आफ्टर दैट यू विल डिसाइड। अब लेवी तो हो गया, यस, आप मेरी क्लास में आके बैठे, मेरे पास राइट आ गया,
आपसे फीस कलेक्ट करने का बट मैंने आपको क्या कहा कि एक काम करिए, 2-3 दिन का लेक्चर, डेमो लेक्चर अटेंड कर लिया और आफ्टर दैट यू विल डिसाइड कि पे करना है या नहीं करना। मतलब कलेक्शन आज होगा या नहीं होगा, नहीं, कलेक्शन सब्सिक्वेंट पॉइंट पर होगा। वैसा ही इनकम टैक्स में भी होता है। इनकम आपने आज कमाई, जनरली इनकम हम कब कमाते हैं सर? ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी डे, यस। बट क्या ईच एंड एवरी डे आप टैक्स पे करके आते हो? जिस मोमेंट आपने इनकम कमाई उस मोमेंट में आपके ऊपर इनकम टैक्स लेवी हो गया, चार्ज हो गया, इम्पोज हो गया, बट उसी मोमेंट में आपको गवर्नमेंट को पे करके नहीं आना, सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को पे करना है, इधर क्वार्टरली और मंथली और एनुअली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। गॉट माई पॉइंट? यस। तो हमेशा किसी भी टैक्स में, फिस्कल लॉ में कितने इवेंट होते हैं? 3। वन इज अ लेवी, another one is a assessment, and third one is a collection. First create the charge, then assess the charge, and ultimately pay to the government, that is collect the charge. तो अब मुझे बताइए, यहां तक की बातें क्लियर होगी तो अच्छा, अभी आपको वैसे ऐसा कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको लिखने के लिए बताऊंगा कहां से लिखना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। आपके पीडीएफ नोट्स भी आपको आज मिल जाएंगे और फिजिकल नोट्स फिर सब्सिक्वेंटली आपको दिए जाएंगे। तो यदि हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी होता है? ऑन अ पर्सन। कौन सा पर्सन? हु अर्न अ इनकम और परफॉर्म्ड एक्टिविटी। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी होगा? ऑन अ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है? ऑन अ पर्सन हिमसेल्फ। जिसने इनकम कमाई वही तो टैक्स पे करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। किसके ऊपर बर्डन आएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो एग्जाम्पल भी हमने बात किए थे, बताओ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अच्छा, आपका वाला याद आया कुछ? एक्टिविटी कंडक्ट टैक्स, क्या? प्रोफेशनल टैक्स, क्लियर है? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एटसेट्रा। सर ये वैट और एक्साइज ड्यूटी तो सबस्यूम्ड हो गए, रिप्लेस हो गए। यस, एक कॉमन लेमैन के लिए वैट एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी रिप्लेस किए जा चुके हैं जीएसटी से, बट आपके लिए नहीं किए गए। मीनिंग देयर बाय आज भी कुछ कमोडिटीज ऐसी है जिसके ऊपर वैट एंड एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होते हैं और वो हमें पढ़ने भी है। समझ में आई बात? ओके, तो अब यदि आपको बात समझ में आ गई, आपको ये समझ में आने लग गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा है? क्या प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा टैक्स है? कौन से नेचर का टैक्स है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? बताइए। प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑनर ऑफ पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी, तो आप एनएमसी को क्या पे करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? यस 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 एवरीवन, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? दैट प्रॉपर्टी टैक्स इज इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप मुझे बताओ, प्रॉपर्टी के ऑनर आप हो तो क्या आपका पड़ोसी टैक्स पे करता है या आप अपने पॉकेट से एनएमसी को डायरेक्टली टैक्स पे करते हो? आप खुद पे करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीनिंग देयर बाय प्रॉपर्टी टैक्स भी कैसा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स भी कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन रिलेटिवली टफ होता है, हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो रिलेटिवली इजी होता है। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ा और आगे की बातें स्टार्ट की थी और हमने कहा था कि कोई भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा। और बेसिकली वो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट क्या कोई भी एक्ट बना सकती है? किसी भी मैटर पर एक्ट बना सकती है। कल चल के पार्लियामेंट की इच्छा हो रही है कि यदि आप 6 घंटे से ज़्यादा सोओगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। कल चल के इच्छा हुई कि यदि आप 5 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो आपके ऊपर टैक्स। क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। तो पार्लियामेंट को भी कहीं ना कहीं से पावर लेना पड़ता है, और वो पावर जो मिलता है वो कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब क्या सर? भारत का संविधान। तो अब जो मेन डिस्कशन आज हम करने वाले वो यहीं से स्टार्ट होगा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारा जो डिस्कशन है वो कहां से स्टार्ट होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू नो व्हाट,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने नाम तो सुना ही होगा, भारत का संविधान। इससे पहले कि हम टेक्निकल बातें करना स्टार्ट करें, कुछ बेसिक बातें, कुछ जनरल नॉलेज वाली बातें कर लेते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने बनाया था? फटाफट बोलते जाओ। कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, बोलो किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। यस, अम्बेडकर साहब ने बनाया था ये। अम्बेडकर साहब एंड कमिटी, बी आर अम्बेडकर एंड कमिटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था? सन 1949/1950। चलो मैं यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ। कब बनाया गया था? 1949/1950। सर ये दो डेट आप क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, आपको भी इससे रिलेटेड दो डेट्स याद होगी। सर कौन सी दो डेट्स? एक आपको याद होगी 26 नवंबर 1949, और एक डेट याद होगी 26 जनवरी 1950। बेसिकली 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था, बट वो जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो रिपब्लिक डे से हुआ है, डेट इज 26 जनवरी 1950, सॉरी नॉट 2000, 1950। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? और भी यदि कुछ मैं आपसे जनरल नॉलेज की बात करूं तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एंटायर वर्ल्ड, containing 1,16,000, rather 1,17,369 वर्ड्स। कितने वर्ड्स है? 1,17,369 वर्ड्स। और कुछ यदि हम बात करें तो बताइए यहाँ पे कितने प्रोविजंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं? यस यस यस, यू आर करेक्ट, करेक्ट। 200, 300, 400। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन नहीं होते, सेक्शंस एक्ट में होते हैं। सेक्शन कहाँ होते हैं? एक्ट में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिकल। क्या होते हैं? आर्टिकल। एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल है बेसिकली? यस बोलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स हैं? कितने आर्टिकल्स हैं? तो मैं आपको यदि बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स एंड 445 आर्टिकल्स। क्या? अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 445, और यदि मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली बात करें तो 448 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। वापस से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन्होंने बनाया था, जो इसके डेट इज कॉन्क्रीट जिसने किया था इससे, डेट इज बी आर अम्बेडकर जी एंड कमिटी। 1949/1950 में बनाया गया था। लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, containing 1,17,369 words and very important, consist of 448 article divided into 25 parts and 12 schedule. Is it clear? अब यदि हम कुछ टेक्निकल बातें करें, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि क्या सर हमें ईच एंड एवरी आर्टिकल पढ़ना है? टोटल 448 आर्टिकल है, तो क्या हमें 448 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एज फार एज टैक्स लॉ इज कंसर्न, hardly we are going to read 10 or 12 articles max। उसमें से भी 3-4 आर्टिकल हम आज पढ़ेंगे, बाकी सारे आर्टिकल जीएसटी के साथ पढ़ेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हमें सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ना, आपके पास ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट भी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ाया जाता है। इवन CSEET में भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यदि हम टेक्निकल बातें करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? बोलो, सुप्रीम लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। सबसे बड़ा यदि इंडिया में कोई लॉ है तो वो कौन सा लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी एक्ट,
कोई भी लॉ किसी भी मैटर से रिलेटेड इंडिया में तभी इमर्ज हो सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया हो। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दिया गया, तो दैट पर्टिकुलर लॉ कैन नॉट बी इमर्ज इनटू इंडिया। मीनिंग देयर बाय, यदि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यदि आपने इंडिया में कोई भी एक्ट बनाया है, लॉ बनाया है, दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेसिकली यदि हम चाहें तो ब्रॉडली इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दो पार्ट क्या है? फर्स्ट वन इज इट्स पीपल एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न। क्या? यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेसिकली मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, अनदर वन इज इट्स पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न। अब सर गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बताया गया वो स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन बताए गए हैं। सर वो तीन ऑर्गन क्या है? फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। यस, आप सही बोल रहे हैं, बोलिए लेजिस्लेटिव। सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटरी ऑर्गन एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी ऑर्गन। कितने ऑर्गन बताए गए? तीन। वन इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटरी और जुडिशरी। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न, अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें हमने क्या कहा? गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन बताए गए? तीन। कौन कौन से तीन ऑर्गन है? सर फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटरी ऑर्गन एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी। अच्छा, यदि मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है? यस यस यस, कैन वी से दैट लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब लॉ मेकर, जिनका क्या फंक्शन है? लॉ बनाना। यस, लॉ मेकर। लेजिस्लेटिव ऑर्गन इज नथिंग बट द लॉ मेकर। बताओ तो जरा लॉ मेकर में कौन आएगा? सर सिंपल है, पार्लियामेंट। आपने बताया तो था कि लॉ जो इंडिया में बनेगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट के अलावा भी और कोई लॉ बना सकते हैं? आंसर इज यस। और वो कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। कहने का मतलब ये है कि यदि सेंट्रल लेवल का लॉ है तो पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल का लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, दैट इज अ विधानसभा। हम डिटेल में बात करेंगे, पेशेंस रखो। अच्छा, क्या सिर्फ लॉ बनाने से बातें हो जाएगी? सिर्फ लॉ बना दिया तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा? आंसर इज नो 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 नो। लॉ बनाने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उस लॉ को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। इट जस्ट लाइक जैसे हमारे साथ होता है ना, हम हमेशा अपने एग्जाम दैट इज अपने पर्टिकुलर लेवल के लिए एक प्लान रेडी करते हैं और अल्टीमेटली 2-3 दिन हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद उसे डस्टबिन में डालते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंगली नया प्लान एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 12th था तो हमने सोचा यार 10th में जो हुआ सो हुआ, बट 12th में तो तोड़ देंगे। और हमने फर्स्ट डे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने लिए प्लान रेडी किया। हम इतने घंटे पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे इंटेंसिटी हमारी कम होती चलेगी। यस, और इंटेंसिटी कम होते चलेगी तो अल्टीमेटली जो हमने प्लान बनाया था वो फॉलो नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और फिर हमने उसे डस्टबिन में डाल दिया और नया प्लान हमने फिर से बना लिया एंड सो ऑन। अब जैसे तैसे 12th पास हो जाए, भगवान प्लीज इसमें पास कर देना, 12th पास हो गए, CS में आए, फिर हमने सोचा था CS CET में तो तोड़ देंगे, मतलब रैंक लाएंगे, बट अगेन सेम। अब CS एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हुआ है तो हमने अगेन प्लान बनाया कि 24 में से 25 घंटे पढ़ेंगे। अरे रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो फॉलो कर सको। प्लान बनाया, 2-3 दिन उसे फॉलो भी किया, बट वो जो कंसिस्टेंसी लगती है वो मिसिंग है।
तो फिर क्या विदाउट एग्जीक्यूशन जो आपने प्लान बनाया वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर प्लान इनटू रियलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? एग्जीक्यूशन। आपको कंसिस्टेंटली उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रियल लाइफ में उतारना पड़ेगा। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, यहां पर भी वही बात हुई है। सिर्फ लॉ बनाने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, लॉ को आपको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। और एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास जो बॉडी होती है, जो ऑर्गन होता है, दैट इज एग्जीक्यूटरी ऑर्गन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। सर यहाँ पे कौन आता होगा? बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री आती है, जैसे सरफेस मिनिस्ट्री होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री आती है जो पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करती है? रेगुलेट करती है, एग्जीक्यूट करती है लॉ को। क्लियर है? अब लास्ट है जुडिशरी ऑर्गन। ऑल ऑफ यू आर अवेयर जुडिशरी ऑर्गन में कौन आता होगा? यस यस बोलिए बोलिए, कौन आता है? सर पता है हमें कौन आता है, बता दो। सर आता है कोर्ट, और क्या आता है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कोर्ट? ट्रिब्यूनल। और क्या आएगा? ट्रिब्यूनल। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने ये तो बता दिया जुडिशरी ऑर्गन में कोर्ट आएगा, ट्रिब्यूनल आएगा, बट जुडिशरी ऑर्गन का फंक्शन क्या होगा ये भी बता दो। बोलो, जुडिशरी ऑर्गन का फंक्शन क्या होगा? यस 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 सर, जुडिशरी ऑर्गन का फंक्शन होगा टू सेटल डाउन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए बनाया गया है। और यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो डेट इज नॉट करेक्ट। हाँ, आपने सही सुना, नॉट करेक्ट। सर हम तो बचपन से सुनते आए, कोड बनाया इसलिए गया है ताकि जजमेंट दैट इज डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जा सके जजमेंट देके। बट दैट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यू नो व्हाट आपने ऑलरेडी CSET लेवल या CS फाउंडेशन लेवल पे मल्टीपल लॉ पढ़ चुके हैं, और लॉ पढ़ते पे हुए आपने बहुत सारे केस लॉ भी पढ़े। अच्छा, केस लॉ आप कब पढ़ते थे? उसकी रिक्वायरमेंट कब आती थी आपको? यस बोलो बोलो बोलो, यस बोलिए एवरीवन एवरीवन। वो रिक्वायरमेंट आपको कब महसूस होती थी केस लॉ की? सपोज इट जस्ट लाइक ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ? मैंने आप सबसे कहा कि बेटा शांति से पढ़ाई करो, शांति के साथ पढ़ाई करो, रादर शांति से नहीं, शांति के साथ पढ़ाई करो। कुछ बच्चे थे वो चुपचाप पढ़ने बैठ गए, और कुछ बच्चे ऐसे थे नालायक जो शांति को ढूंढने निकल गए कि जब तक वो नहीं मिलेगी हम नहीं पढ़ाई करेंगे। अब तो ये इंटरप्रिटेशन है, दोनों का इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। मैंने सिंपल स्टेटमेंट क्या बोला था? शांति के साथ पढ़ाई करो, शांति के साथ पढ़ाई करो। तो कुछ बच्चे तो चुपचाप पढ़ने बैठ गए और कुछ शांति को ढूंढने निकल गए। क्या दोनों बच्चों का इंटरप्रिटेशन करेक्ट है? हाँ, दोनों बच्चों का इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, बट विच वन इज मोर करेक्ट? विच वन इज मैचिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ मेकर? ये बताने का जो काम है वो काम किसका है? जुडिशरी ऑर्गन का है। यू नो व्हाट, लॉ मेकर लॉ बहुत ही प्रिसाइजली बनाते हैं, दैट इज कम वर्ड्स में बहुत सारी बातें उन्हें बोलनी। अब लॉ मेकर लॉ बना के तो छोड़ देते हैं, जैसे हमने एक लाइन दैट इज बोली ना, शांति के साथ पढ़ाई करो, वैसे लॉ मेकर ने भी लॉ बना के छोड़ दिया। अब वो जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया उसका क्या इंटरप्रिटेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है? आंसर इज यस, इंटरप्रिटेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अब विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगी जुडिशरी ऑर्गन। तो जुडिशरी ऑर्गन का मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है? लॉ को इंटरप्रीट करना, ये बताना कि लॉ मेकर किस ऑब्जेक्टिव से, किस कंटेस्ट में वो पर्टिकुलर बातें बोल रहा है। क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, यस, बट विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट ये बताने का काम कौन सा है? जुडिशरी ऑर्गन का। हाँ, ये बात और है कि लॉ को इंटरप्रीट करते करते आप डिस्प्यूट को भी सेटल डाउन कर देते हो।
मैंने कहा ना, डिस्प्यूट सेटल डाउन करना इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट द, यस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ को इंटरप्रीट करना। यही रीजन है कि जब आप एक्ट पढ़ते थे CSEET या फाउंडेशन लेवल पे, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते थे, और वो वर्ड, यदि कुछ वर्ड का मीनिंग उस एक्ट में डिफाइन नहीं किया जाता था, तो आप क्या करते थे, पर्टिकुलर उस वर्ड से रिलेटेड कोई केस लॉ पढ़ लेते थे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में इस पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन किया है। बात समझ में आई आपको? तो मतलब क्या, कोर्ट का काम क्या है, लॉ को इंटरप्रीट करना करेक्टली। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? डिस्प्यूट सेटल डाउन कर देती है, बट मेन फंक्शन जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, टू इंटरप्रीट लॉ। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब यदि समझ में आ गया तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई बात है तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। कैसा लॉ है? सुप्रीम लॉ, एंड ऑल अदर लॉ हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द, जो आपको मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। यदि इंडिया में सबसे बड़ा कोई लॉ है तो वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी लॉ इंडिया में इमर्ज होंगे, वो सारे के सारे लॉ, वो सारे के सारे एक्ट किससे पावर लेके आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन पावर, यदि कोई भी एक्ट इंडिया में बनता है, दैट एक्ट ट्रीटेड एज यस अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक मान लिया जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन एंड सोर्स ऑफ ऑल अदर लॉ प्रेजेंट इन इंडिया, और ऑल अदर लॉ इन इंडिया। इंडिया में जितने भी लॉ है उन सबका जो कॉमन, उन सबका जो सोर्स है, जो फाउंडेशन है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये समझ में आया आपको? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लॉ मेकर कौन है इंडिया में? पार्लियामेंट एंड, यस यू आर करेक्ट, पार्लियामेंट, और कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, दैट इज अ संसद और विधानसभा। जुडिशरी ऑर्गन का फंक्शन क्या है? इंटरप्रीट लॉ। कौन आएगा यहाँ पे? कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का इन्फोर्स लॉ, दैट इज एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या आएगी? मिनिस्ट्री। क्लियर है? बात समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गया तो अब हम 1 बाय 1 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और उस सीरीज में जो सबसे पहला आर्टिकल हमारा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 265। कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? आर्टिकल 265। पहला आर्टिकल आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 265, एंड इट सिंपली सेज दैट, क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीनिंग देयर बाय, इंडिया में ना ही कोई टैक्स लेवी किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है, और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट किया जाए, जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट ना किया जाए। क्या, वापस से मैं रिपीट करता हूं, आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ध्यान दो, मैंने जो आपको टैक्स की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने क्या कहा था आपसे? अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एंड फोर्स ऑफ एन इनेक्टमेंट ऑफ लॉ और एक्ट। मतलब जब किसी एक्ट में लिखकर, यहां पर भी वही बात बोली जा रही है कि विदाउट मेकिंग अ एक्ट, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, इंडिया में कोई भी टैक्स ना लेवी किया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, अभी यदि बात समझ में आ गई तो पहले तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये नो टैक्स, आपने बहुत सारे, दैट इज ऑफ कोर्स मल्टीपल एक्ट पढ़ चुके हो, और बहुत सारे एक्ट में आपने ये फेसेस देखा होगा जो नो से स्टार्ट होता है, या नॉट विथ स्टैंडिंग से, या मतलब निगेटिव मैनर में स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यस सोचो, आखिर निगेटिव मैनर में क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो यू नो व्हाट, जनरली क्या होता है कि जब भी फोर्सफुली मुझे कोई बात बोलनी होती है,
फोर्सफुली कहने का मतलब क्या है, जब भी मुझे अपनी बातों में वेटेज रखना होता है या स्ट्रिक्टली मुझे बोलना होता है, फोर्स क्रिएट करना होता है प्रोविजन में, तो मैं उसको निगेटिव मैनर में स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक जैसे मैंने, या घर में आपको कोई बोलता है ये काम मत करो, तो हम सबसे पहले करेंगे। ये वीडियो मत देखना, तो हम वीडियो सबसे पहले देखेंगे। आप समझ रहे बात को समझ रहे? तो निगेटिव बातें ज्यादा इंपैक्ट करती है, इसलिए पेनाल्टी के मैक्सिमम जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सारे निगेटिव मैनर में स्टार्ट होते हैं ताकि फोर्स क्रिएट किया जा सके। दैट इज द रीजन यहां पर नो टैक्स से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव मैनर में स्टार्ट हो रहा है, ताकि स्ट्रिक्टली इसका इंटरप्रिटेशन लिया जाए और फॉलो किया जाए। तो आर्टिकल 265 क्या है, चलो बताओ जरा। सर आर्टिकल 265 सिंपल क्या बोल रहा है, नो टैक्स शैल बी levied or collected except by, बोलो यस 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 सही है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि इंडिया में कोई भी टैक्स ना लेवी किया जा सकता है, शैल वर्ड यूज किया है, मे नहीं है, शैल, ना लेवी किया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट किया जाए। अब हमारे माइंड में जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है, यस यू आर करेक्ट, क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में, सर आखिर अथॉरिटी ऑफ लॉ होगा कौन, हु इज दैट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आखिर लॉ बनाने के लिए आपने क्या बोला कि इंडिया में बिना लॉ की अथॉरिटी के कोई भी टैक्स ना लेवी किया जा सकता और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई टैक्स कलेक्ट करना है, लेवी करना है, चार्ज करना है, इंपोज करना है, तो आपको उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन माइंड में क्या आ रहा है कि ये लॉ और एक्ट बनाएगा कौन। अच्छा इससे पहले मैं आपको इसका आंसर दूं, लॉ और एक्ट कौन बनाएगा, आप मुझे बताइए कि जो लीगल वैलिडिटी देनी है, क्या वो लीगल वैलिडिटी सिर्फ लेवी को देनी है या कलेक्शन के लिए भी देनी है। क्या बोला, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, मतलब you need to give legal validity to levy as well as collection both। क्या हमें लीगल वैलिडिटी दोनों को देनी है, नीड टू क्रिएट लीगल वैलिडिटी फॉर लेवी एज वेल एज कलेक्शन, फॉर लेवी एज वेल एज कलेक्शन बोथ। इसलिए जब भी हम कोई भी टैक्स लॉ पढ़ेंगे ना, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़े, चाहे कस्टम लॉ पढ़े, चाहे जीएसटी, हर एक लॉ में मैं आपको लीगल वैलिडिटी कैसे क्रिएट की गई वो समझाऊंगा और उस समय मैं आपको कलेक्ट करवाऊंगा कि देखो गवर्नमेंट ने लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों के लिए लीगल प्रोविजन बना के रखे, दोनों के लिए लीगल वैलिडिटी तैयार की। क्योंकि यदि मैंने सिर्फ लेवी के लिए प्रोविजन बनाए, सिर्फ लेवी के लिए मैंने लीगल वैलिडिटी तैयार की है, एक्ट में प्रोविजन बनाए हैं, तो लेवी तो हो जाएगा, चार्ज तो हो जाएगा, इम्पोज तो हो जाएगा, बट कलेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं। बीइंग अ नॉर्मल कॉमन लेमन मैं क्या बोलूंगा, लेवी का प्रोविजन है, कलेक्शन का कोई प्रोविजन है क्या, नहीं। चार्ज हुआ है, मैं भी बोल रहा हूँ लेवी हुआ है, चार्ज हुआ है, इम्पोज हुआ है, बट मैं पे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कलेक्शन का कोई लीगल प्रोविजन है क्या, नहीं है। अच्छा इसका रिवर्स, कलेक्शन का प्रोविजन है बट लेवी नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, जब लेवी नहीं हुआ, चार्ज ही नहीं हुआ, इम्पोज ही नहीं हुआ, तो मैं कलेक्ट क्यों करूं, दैट इज पे क्यों करूं गवर्नमेंट को। दैट इज द रीजन लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यस एवरीवन, दोनों के लिए मुझे क्या तैयार करना पड़ेगा, लीगल वैलिडिटी, लीगल प्रोविजन। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो इसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि बच्चा मेरी क्लास में आके बैठा, मेरे पास राइट आ गया कि मैं उससे फीस कलेक्ट कर सकता हूं, बट मैंने क्या कहा, एक काम करो 2-3 दिन डेमो अटेंड कर लो, उसके बाद डिसाइड करना। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में डेमो अलाउड है, ओके तो 2-3 दिन डेमो अटेंड कर लो, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना पे करना या नहीं करना, मतलब कलेक्शन 3 दिन बाद होने वाला है। बट क्या लेवी आज हो गया, जिस मूवमेंट में वो क्लास में आके इंटर हुआ, क्लास में आके बैठा, उसी मूवमेंट में लेवी हो गया, चार्ज हो गया, इम्पोज हो गया, मतलब मेरे पास राइट आ गया, कलेक्शन भले ही बाद में होता रहेगा। अब इसी का सेकेंड एग्जाम्पल, कोई CS एग्जीक्यूटिव का बच्चा बाहर रोड से जा रहा है और मैं उसको रोक के बोल रहा हूँ चलो लाओ मेरी फीस लाओ, मेरे टैक्स की लॉ की फीस लाओ, वो क्या बोलेगा, सर ज्यादा पढ़ा लिया है क्या, पागल वागल हो गए हो। क्यों, क्योंकि जब लेवी नहीं हुआ वो मेरी क्लास में आके बैठा ही नहीं, लेवी नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ, इम्पोज नहीं हुआ, मेरे पास राइट नहीं आया, तो आप कलेक्ट कैसे करोगे। दैट इज द रीजन लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों का मुझे लीगल वैलिडिटी क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी।
क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बोला वो क्या बोला कि सर फिर ये लीगल वैलिडिटी जो है, ये लीगल वैलिडिटी कहां से क्रिएट होगी? आपने तो बोला कि नो टैक्स शैल बी लेविड, साथ साथ में रिपीटेशन दो बेटा, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि आखिर ये अथॉरिटी ऑफ लॉ है कौन, मतलब लॉ बनाने की अथॉरिटी हमने किसे दी है? तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास है आर्टिकल 245। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 245। और आर्टिकल 245 बोलता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ इंडिया में, मतलब इंडिया में लॉ बनाने के लिए, इंडिया में लॉ बनाने के लिए हमने 2 लेवल पर पावर डिवाइड कर रखे। मतलब इंडिया में जो लॉ बनेगा वो कितने लेवल पे बनाया जाएगा? 2 लेवल में बनाया जाएगा। सर कौन कौन से 2 लेवल है बताइए तो जरा। ठीक है सुनिए, 2 लेवल कौन कौन से हैं? वन इज द सेंट्रल लेवल, अनदर वन इज द स्टेट लेवल। इंडिया में लॉ जो बनेगा वो कितने लेवल पे बनेगा? 2 लेवल पे बनेंगे, वन इज द सेंट्रल लेवल, अनदर वन इज द स्टेट लेवल। अच्छा सर सेंट्रल लेवल में जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? बेटा सेंट्रल लेवल में लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। यही रीजन है मैं आपको बार बार बोलता था गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, लॉ जो बनाता है वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट मतलब संसद। नाम सुना है? हाँ जी सुना है। सर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट सेम ही तो होता है, क्या कोई डिफरेंस होता है दोनों में? हाँ होता है डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है बताओ जरा फिर। नहीं नहीं इतना टेक्निकल डिफरेंस मत बताओ बेटा, एकदम नॉमिनल जो कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में समझ में आ जाए, बिकॉज टेक्निकल बातें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती। आप कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में समझाओ, टेक्निकल बातें तो सारी की सारी मैं आपसे कर लूँगा। क्या आपने कभी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को देखा? हाँ ऑफ कोर्स देखा है। गवर्नमेंट आज आज आप मुझे बताओ आज की डेट में गवर्नमेंट किसकी है? सर मोदी जी की, ऑफ कोर्स मतलब बीजेपी की। यस वी कैन से दैट गवर्नमेंट किसकी आज की डेट में? बीजेपी की। अच्छा पार्लियामेंट देखा है क्या आपने? यस। तो पार्लियामेंट में क्या सिर्फ बीजेपी बैठती है या और भी कोई बैठता है? ये सर बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, आप भी रहते हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट मींस ओनली एंड ओनली रूलिंग पार्टी, वेयर एज पार्लियामेंट मींस रूलिंग एज वेल एज नॉन रूलिंग पार्टी। क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अलग अलग होता है। हाँ जी अलग अलग होता है, दोनों को आप एक साथ इंटरचेंजेबली यूज मत करो। हाँ अर्लियर आप बोल देते थे कि लॉ गवर्नमेंट बनाती, चलता था, वो छोटे लेवल तक चलता है, बट अब बहुत स्पेसिफिक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, लॉ जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में कोई डिफरेंस है? आंसर इज यस, गवर्नमेंट मतलब ओनली रूलिंग पार्टी, पार्लियामेंट मींस रूलिंग एज वेल एज नॉन रूलिंग पार्टी। समझ में आया? करेक्ट है ना? करेक्ट है। अच्छा अब स्टेट लेवल पे कौन बनाएगा? सर अभी तो आपने बताया था क्या? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। कहने का मतलब क्या हुआ, हिंदी में यदि मैं बोलूं तो इससे बोला जाता है विधान सभा। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा? विधानसभा। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो ये था, आपने कहा सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, तो मुझे ये बताइए पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बनाएगी? पार्लियामेंट किसके लिए मतलब क्या? इंटायर इंडिया के लिए बनाएगी या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बनाएगी? यस इंटायर इंडिया के लिए? एब्सोल्युटली नो। क्या पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, वी कैन से दैट मेक्स लॉ for the purpose of whole or part of India, whole और part of India। whole of India के लिए तो बनाएगी, part of India के लिए भी क्या लॉ बना सकती है? आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर डेज में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप क्या पढ़ते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू इंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बनाया ना, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो हमने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पहले लॉ बनाया था ना। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ बन रहा है उस सब्जेक्ट मैटर की इंटेंसिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लॉ जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बनेगा या इंटायर इंडिया के लिए बनेगा। जनरली इंटायर इंडिया के लिए बनाती है, यू आर करेक्ट, बट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी बना सकती है। अच्छा मुझे बताओ लेजिस्लेचर असेंबली किसके लिए बनाएगी? विधानसभा किसके लिए लॉ बनाएगी? कैन वी से दैट? बोलो बोलो। मेक्स लॉ
फॉर द पर्पस ऑफ, यस यस एवरीवन, फॉर द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। आप मुझे एक बात बताओ, क्या महाराष्ट्र के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद बनाएगी ना। तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, रादर यहाँ पे मैं लिखूं होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, दैट विल बी मोर करेक्ट। वापस से मैं आपको लिंकेज समझाते चल रहा हूं। देखो हमारी लिंकेज क्या हुई थी, हमने बात की थी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टैक्स, और टैक्स की डेफिनेशन से हमने कंक्लूजन निकाला कि टैक्स लेवी करने के लिए, चार्ज करने के लिए, इम्पोज करने के लिए वी नीड टू मेक अ लॉ और या एक्ट। ठीक है, लॉ और एक्ट में भी डिफरेंस होता है, पेशेंस रखो, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेवी करने के लिए, इम्पोज करने के लिए, चार्ज करने के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या कोई भी एक्ट बना सकती है? आंसर इज नो, उसे पावर लगेगा। पावर कहाँ से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली क्या दिए हुए हैं? आर्टिकल। तो हमने सबसे पहला आर्टिकल कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 265, जिसमें बोला गया नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। हमने फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ? आखिर इंडिया में लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको दी है? तो आपने बोला उसका आंसर हमें कौन देगा? आर्टिकल 245, जिसमें हमें बोला गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर असेंबली। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि लेजिस्लेचर असेंबली लॉ बनाएगी फॉर होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। बट यहां से मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यहां तक की बातें आपके लिए क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। फिर मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो। बेसिकली मुझे बताइए, लॉ बनाने का पावर क्या सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पार्लियामेंट के साथ साथ और किसको दिया? लेजिस्लेचर असेंबली। क्या लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली को दिया गया? आंसर इज अगेन नो। साथ में और किसको दिया गया? पार्लियामेंट। हमने मतलब किसी एक को लॉ बनाने का पावर नहीं दिया गया, हमने लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया? दो अथॉरिटीज को दिया हुआ है। तो अब दोनों के बीच में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या होने वाला है? डिस्प्यूट होने वाला है। यदि मैंने पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया होता तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता। जितने भी सब्जेक्ट मैटर है उन सबसे रिलेटेड लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही बनेंगे, बात खत्म होगी। यदि मैंने पावर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली को दिया होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे पता होता कि जो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ बनने वो सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली लेवल पे बनेंगे, बात खत्म हो गई। बट मैंने तो पावर दो लोगों को दिया है। अब क्या होगा? दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी या लेजिस्लेचर असेंबली बनाएगी? और मेन डिस्प्यूट कहां होगा? मेन डिस्प्यूट वो पर्टिकुलर लॉ में होगा जिसमें पैसा है, दैट इज रेवेन्यू लॉ, फिस्कल लॉ, क्योंकि कोई भी पैसा छोड़ना नहीं चाहता। ये एकदम जनरल कंसेप्ट है यार। दो भाइयों के बीच में जो मेन झगड़ा होता है वो सिर्फ किसका होता है? पैसों का। दो पार्टनर के बीच में मेन झगड़ा होता है वो किसका होता है? सिर्फ पैसों का। वही बात तो मैं भी कर रहा हूं आपके साथ कि यहां पर जो झगड़ा होने वाला है वो सिर्फ कौन से लॉ में झगड़ा होगा? फिस्कल लॉ में। पार्लियामेंट क्या बोलेगी? सेंट्रल लेवल पे हम लॉ बनाते हैं इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। लेजिस्लेचर असेंबली क्या बोलेगी? हम लॉ बनाएंगे। अब दोनों के बीच में तो डिस्प्यूट हो रहा है, अब क्या करें? यस। अच्छा, ऐसा तो है नहीं जैसे वो होता है ना, जैसे जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो तो सीट पे मैंने रुमाल डाल दिया तो सीट मेरी हो गई, मतलब पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट ने बना ली तो मैटर मेरा हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना यहाँ पर। तो फिर क्या होगा? तो मैटर को सेग्रीगेट करने के लिए, मैटर को डिवाइड करने के लिए, ये जो डिस्प्यूट दोनों के बीच में मैटर से रिलेटेड हो सकता है उसे मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया आर्टिकल बनाई, एंड दैट न्यू आर्टिकल इज आर्टिकल 246। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246, जिसमें उन्होंने सेग्रीगेशन रादर डिवीजन ऑफ पावर को क्या किया? डिवाइड किया। डिवीजन ऑफ पावर या यू कैन से एलोकेशन ऑफ पावर। पावर को एलोकेट किया गया, डिवाइड किया गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर डिवाइड कैसे किया गया? तो गवर्नमेंट नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर को सेग्रीगेट करने के लिए 3 लिस्ट बनाई। कितनी लिस्ट बनाई बेटा? 3, 1 2 3। सर कौन कौन सी लिस्ट है? एकदम सिंपल है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। क्लियर है? सर लिस्ट 1 क्या है ये भी बता दो। ठीक है, सुन लो, लिस्ट 1 इज द यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 इज नथिंग बट द, यस यू आर करेक्ट, स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 इज नथिंग बट द कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अच्छा सर ये लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है? नाम से ही समझ में आ जाता है, लिस्ट 1 में यूनियन को पावर दिया होगा। यूनियन को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैन वी से दैट गिव्स पावर टू मेक लॉ और अदर, ऐसा ना लिखते हो आप, ऐसा लिखो, इट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ और एक्ट बनाने का पावर दिया गया। किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिस्ट नंबर 1 में यूनियन लिस्ट में पावर किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर लिस्ट नंबर 2 में किसको पावर दिया गया? तो यू कैन से यहाँ पर जो पावर दिया गया, गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। किसको दिया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ और एक्ट। बात समझ में आई यहाँ तक? क्या लिस्ट 1 में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, जबकि लिस्ट 2 में हमने जो पावर दिया है वो किसको देके रखा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? सर लिस्ट 3 में क्या हुआ होगा? लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आप बस सिर्फ सुन लो, मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट 3 क्यों बनाई गई। अथॉरिटी ऑफ लॉ किसको दिया गया? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली, 2 ही लोगों को पावर दिया गया, तो 2 ही लिस्ट बनानी चाहिए थी। तो माइंड में एक क्वेश्चन क्या आ रहा है? तीसरी लिस्ट किस लिए बनाई? मिलेगा आंसर, डोंट वरी। इवन मेरे माइंड में उसके अलावा और भी क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने किससे पावर दिया होगा? सर कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है पता है आपको? कॉन्करेंट का मतलब होता है गठबंधन, मिली जुली सरकार। मतलब क्या, यहाँ पर जो हमने पावर दिया है, गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ और एक्ट। दोनों को पावर दिया है, दोनों को हमने पावर दिया है लॉ या एक्ट बनाने का। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्यों दिया, क्या जरूरत थी, बात करेंगे, बट यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई है। अच्छा क्लियरिटी आ गई, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपको जो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो डिस्कस करूँ, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया वो डिस्कस करूँ, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने आज तक कोई लिस्ट देखी? सर नहीं देखी। आखिर ये लिस्ट दिखती कैसी है? चलो मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कैसे दिखती है। यदि मैं लिस्ट 1 की बात करूँ, इट्स जस्ट लाइक अ लिस्ट 1, लिस्ट 2, और ये क्या हो गया आपका? लिस्ट 3। अरे आपने यूनियन लिस्ट नहीं देखी, बट और कोई दूसरी लिस्ट तो देखा होगा। रेस्टोरेंट गए हो, मेनू कार्ड देखा है, इट इज ऑल्सो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। आपका रिजल्ट आता है, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। यस, बात समझ में आ रही? आजकल तो चलो ठीक है, इंटरनेट से आप देख लेते हो, बट जो वो टोटल लिस्ट आती है, जो इंस्टीट्यूट में आती है, वो लिस्ट के फॉर्म में आती है। यस, तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में नंबर्स दिए गए 1 2 3 4। अरे गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं, आगे भी है 5 6, कहाँ तक गया है ये? लास्ट नंबर इज 87, 82, 83, 84, 97। लास्ट नंबर इज 97, नॉट 87। ये जो नंबर्स दिए गए, इस नंबर्स को हम बोलते हैं एंट्री नंबर। क्या बोला जाता है? एंट्री नंबर। ये जो नंबर्स दिए गए, इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। और हर एक एंट्री नंबर के सामने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सब्जेक्ट मैटर। और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वापस से मैं रिपीट कर दूं, यूनियन लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। यदि मैं यूनियन लिस्ट के बारे में बात करूं, आर्टिकल 246 चल रहा है, यदि मैं यूनियन लिस्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। यूनियन लिस्ट में पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जा रहा है। किसको पावर दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं?
एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 एंड सो ऑन। हर एक एंट्री नंबर के सामने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सब्जेक्ट मैटर। और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप लॉ बना सकते हो। वैसे लिस्ट नंबर 2 में पावर किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर भी क्या दिए गए? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर यहां पर कौन सा है? 66। हर एक एंट्री नंबर के सामने एक क्या है? सब्जेक्ट मैटर। और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। वैसे लिस्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर देता है। यहाँ पे भी डिफरेंट एंट्री नंबर है 1 2 3 4। कहाँ तक है? लास्ट नंबर 47। और हर एक एंट्री नंबर के सामने क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर। क्लियर है? अब यदि हम थोड़ा और आगे चलें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि मैं आपसे पूछूं डिफेंस जो है, सोच के आंसर देना, डिफेंस जो है वो सेंट्रल लेवल पे मैनेज होता है या स्टेट लेवल पे? बताओ फटाफट बताओ। सर सेंट्रल लेवल पे डिफेंस तो सेंट्रल लेवल पे मेंटेन होता है ना। मतलब आर्मी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे बताओ वो लिस्ट 1 में वो मैटर जो है वो लिस्ट 1 में होना चाहिए या लिस्ट 2 में होना चाहिए? लिस्ट 1 में। तो एंट्री नंबर 1 जो है वो क्या है पता है आपको? डिफेंस। एंट्री नंबर 1 क्या है? डिफेंस। अनलाइक डिफेंस यदि मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो मुझे बताओ क्या ये स्टेट लेवल मैटर है या सेंट्रल लेवल मैटर है? सर हमने सुना है ना वो मापू सा, मतलब वो क्या महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग पुलिस है। इसका मतलब पुलिस वाला कौन सा मैटर? स्टेट लेवल का है। और स्टेट लेवल का है तो उसका पावर भी कहाँ होना चाहिए? लिस्ट नंबर 1 या 2 में? 2 में। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर 2 की एंट्री नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। क्या? हर एक लिस्ट में एंट्री नंबर्स दिए गए, एंट्री नंबर के सामने सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आएगी तो सर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आपने अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी। हाँ जी सर, आपको याद होगा तो हम बातें कर रहे थे आर्टिकल 246 की, 45 की। 245 में आपने पावर्स किसी एक अथॉरिटी को ना देते हुए दो अथॉरिटी को दिया है, दैट इज पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर असेंबली। और दोनों के बीच में क्योंकि मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता था, उस डिस्प्यूट को मिटिगेट करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने आर्टिकल 246 बनाया। हाँ जी बिल्कुल। आर्टिकल 246 में आपने दोनों के मैटर्स डिवाइड कर दिए कि सेंट्रल ये आपके मैटर्स है, स्टेट ये आपके मैटर्स है, इन्हीं मैटर से रिलेटेड आप लॉ बना सकते हो। फिर आखिर कॉन्करेंट लिस्ट बनाने की जरूरत क्या थी? अब कॉन्करेंट लिस्ट बना दी तो अगेन यहाँ पे डिस्प्यूट होगा ना सर, क्योंकि आपने सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को पावर दिया हुआ है। अगेन डिस्प्यूट होगा? डिस्प्यूट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिस्प्यूट कहाँ होता है? यस बोलो। मैंने आपसे कुछ बातें कही थी ना थोड़ी देर पहले, डिस्प्यूट कहाँ होता है? जहां पैसा होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के मैटर्स दिए गए? चलो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट 1 एज वेल एज लिस्ट 2 कंसिस्ट ऑफ टैक्स रिलेटेड मैटर एज वेल एज अदर मैटर। यहाँ पे दोनों टाइप के मैटर दिए गए, टैक्स रिलेटेड मैटर एज वेल एज अदर मैटर। मतलब इनकम टैक्स के बारे में भी यहीं पे बात की गई है, डिफेंस के बारे में भी की गई है, सेल टैक्स के बारे में भी की गई है, एक्साइज के बारे में भी की गई। तो टैक्स रिलेटेड मैटर भी, अदर रिलेटेड मैटर भी है। हाउएवर यदि मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ ओनली अदर मैटर। कौन से मैटर? अदर मैटर सिर्फ दिए गए हैं, यहाँ पर कोई भी टैक्स रिलेटेड मैटर नहीं है। अब जब पैसे वाली बात ही नहीं है तो डिस्प्यूट होगा क्या? नहीं। यहाँ पे किस टाइप के मैटर दिए गए आप जानते हैं? यहाँ पे जैसे एजुकेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ, ये मैटर यहाँ पे दिए गए। अब एजुकेशन जो हो गया या क्रिमिनल लॉ हो गया, ये क्या होता है? टेरिटरी टू टेरिटरी डिफर करता है। अब क्योंकि वो टेरिटरी टू टेरिटरी डिफर करता है तो गवर्नमेंट ने पावर जो दिया गया सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को दिया। तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट अपने राइट को यूज करके पर्टिकुलर अपनी टेरिटरी के अकॉर्डिंगली लॉ बना सकती है।
फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल एक्टिविटी यदि हम बात करें तो बिहार में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लॉ थोड़े लिबरल रहे तो भी चल जाएगा, लूज रहे तो भी चल जाएगा, बट बिहार में लॉ क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। समझ में आई बात है? हाँ, बट यदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली अपना लॉ बना रही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़कर वो सारे लॉ को वाइंड अप करके एक सिंगल लॉ बना सकती है। यस, मतलब सेंट्रल अल्टीमेट पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्ट डाउन इन कॉन्करेंट लिस्ट। इज इट क्लियर? मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा जब हम जीएसटी पढ़ेंगे या फिर अभी भी हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएटी एक्ट हो गया, हर एक स्टेट में अपने अपने अकॉर्डिंगली एक्ट बनाए जा रहे थे ताकि वो एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकें। पर्टिकुलर स्टेट ने कहा कि यदि आप हमारे यहाँ 3 साल कंटिन्यूस दैट इज जॉब करते हैं तो हम आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स देंगे। दूसरे ने कहा अच्छा 3 साल, तो हमने बोला 2 साल आप हमारे पास करो। तीसरे ने कहा 1 साल। अब क्या होगा, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैं उस स्टेट की तरफ जाऊँगा, अनइवन डेवलपमेंट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को वाइंड अप कर दिया और एक नया सेंट्रलाइज लॉ ले आया कि सारे स्टेट्स में ऑल ओवर द इंडिया सेम पॉलिसी रन होगी। क्लियर है? कॉन्करेंट लिस्ट भी समझ में आया? यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब यदि समझ में आ गया होगा तो मेरे माइंड में जो एक क्वेश्चन चल रहा था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 245 में पावर किसे दिया गया लॉ बनाने का? सर पार्लियामेंट को दिया गया और लेजिस्लेचर असेंबली को। अच्छा, जब हमने आर्टिकल 246 में डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा तो मैटर सेग्रीगेट करके पावर किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। आपने लॉ बनाने बोला किसको है? पार्लियामेंट को। पावर भी फिर पार्लियामेंट को देनी चाहिए ना, पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हो? आप समझ रहे हो? यू गॉट माई पॉइंट? क्या आपने कहा कि लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, बट पावर किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, जब लॉ पार्लियामेंट बनाने वाली, एक्ट पार्लियामेंटल लेवल पे बनेगा तो पावर भी पार्लियामेंट को दो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में डिफरेंस है ना? हाँ जी है। क्लियर है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लाइक जैसे आप सपोज एज अ ट्रेनर या एज अ आर्टिकल आपने कोई पर्टिकुलर ऑफिस में इनरोल किया, आपने मास्टर के अंडर में। अब आपने क्या, आपको पर्टिकुलर क्लाइंट आपके मास्टर ने दे दिया, बीइंग आर्टिकल वो सारे क्लाइंट की जितने भी डेटेस फाइनेंशियल्स है वो सारे आपको प्रिपेयर करना है, या अदर फाइनेंशियल्स तो चलो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर लेगा, फाइनेंशियल चेक सारे आपको करना है, कंपटीशन आपको करना है, सारे के सारे काम आपने किए, ऑडिट रिपोर्ट भी आपने बनाई, और अल्टीमेटली आप किसके पास ले गए? अपने मास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल एक ओवरऑल उसे फटाफट चेक करता है क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ करेक्शन तो नहीं करना, और चेक करने के बाद सिर्फ उसमें साइन करने का काम करता है। मतलब क्या, बैक ऑफिस वर्क पूरा का पूरा आर्टिकल करेगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड पूरा काम किसने किया? आर्टिकल ने किया, सिर्फ उसको फाइनलाइज करने का काम किसका है? मास्टर का। ठीक वैसा ही यहाँ पर होता है, जितना भी बैक ऑफिस काम है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ बनाना है। सब्जेक्ट मैटर को चूज करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। क्या सब्जेक्ट मैटर को चूज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस सब्जेक्ट मैटर से किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाना है। अच्छा, अब सब्जेक्ट मैटर आपने चूज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। सेकंड काम क्या रहता है? जो एक्ट बनाना है उस एक्ट में आप क्या क्या प्रोविजंस चाहते हो, मतलब एक जो कच्चा चिट्ठा ड्राफ्ट बिल जिसको हम बोलते हैं, वो ड्राफ्ट बिल भी कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्राफ्ट बिल मतलब प्रपोज्ड लॉ, कि हम पर्टिकुलर इस मैटर से रिलेटेड ये लॉ बनाना चाहते हैं और इस लॉ में हम क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या प्रोविजन चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करेगी, सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करने के बाद ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी, प्रपोज लॉ तैयार करेगी, प्रपोज लॉ तैयार करने के बाद, ड्राफ्ट बिल तैयार करने के बाद वो ड्राफ्ट बिल को कहाँ ले जाया जाएगा? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में क्या होता है? अरे हंगामा नहीं होता भाई, पार्लियामेंट में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, उसके मेरिट डीमेरिट के ऊपर डिस्कशन होगा। ये डिस्कस किया जाएगा क्या जो प्रोविजंस प्रपोज्ड किए गए वो सारे प्रोविजन करेक्ट है, या हम उसमें चेंजेस चाहते हैं, हम अमेंडमेंट चाहते हैं।
और जब पार्लियामेंट उस बिल को अप्रूव कर देगी तो वो बिल अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जैसे ही उसमें असाइन करेगा वैसे ही दैट बिल बिकम अ एक्ट। तो बैक ऑफिस का काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट लॉ एक्चुअल में कहां बनेगा? पार्लियामेंट। जैसे आप सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट ने, जैसे अभी आप रिसेंटली क्या सुन रहे होंगे, गवर्नमेंट ने कृषि बिल लाई, एग्रीकल्चर बिल लाई है, यस, जिसके जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम है बिल लाना, गवर्नमेंट मैटर डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, बिल तैयार गवर्नमेंट करेगी। बिल मतलब कच्चा चिट्ठा, ड्राफ्ट बिल, प्रपोज्ड लॉ, कि उस पर्टिकुलर लॉ में हम क्या क्या चाहते हैं, वो भी कौन रेडी करेगा? गवर्नमेंट। और वो रेडी करके कहाँ ले जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, और दोनों हाउस से यदि अप्रूवल मिल जाता है तो उस बिल को कहाँ ले जाया जाएगा? प्रेसिडेंट सर के पास। प्रेसिडेंट सर यदि असेंट कर देंगे दैट बिल बिकम अ एक्ट। समझ में आया? दैट इज द ओनली रीजन कि नो डाउट लॉ तो पार्लियामेंटल लेवल पर ही बनेगा, बट हमने पावर किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैटर डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रपोज लॉ कौन तैयार करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैक ऑफिस का जितना काम है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? बात समझ में आई? आई ना बात समझ में? अब यदि बात समझ में आ गई तो एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बस एक छोटा सा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि चलो अब आर्टिकल 246 आपको ये समझ में आ गया कि लॉ पार्लियामेंटल लेवल पे बनेगा, सेंट्रल लेवल लॉ, सेंट्रल लेवल के जो लॉ है वो पार्लियामेंटल लेवल पे बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पावर दे के रखा हुआ है, यस। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पावर दिया है, वो मैटर सिलेक्ट करेगी, मैटर सिलेक्ट करने के बाद वो ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी, ड्राफ्ट बिल तैयार करके पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस से यदि अप्रूवल मिल जाता है देन विल गो टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। अब तो खुश हो, एक्ट बन गया, पार्टी, यस। वापस से मैं रिपीट कर दूं, देखो क्या हुआ ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट नंबर वन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर मैंने पावर लिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पावर लिया, मैं मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर लिया, पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ड्राफ्ट बिल तैयार किया, ड्राफ्ट बिल तैयार करके क्या किया? पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस में डिस्कशन हुआ, अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट से असेंट मिल गया और वो बिल कन्वर्ट हो गया एक्ट में। अब तो एक्ट बन गया है, खुश तो बहुत होंगे, एक्ट बन गया ना। इतनी देर से हम वही तो डिस्कस कर रहे थे कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक्ट बनाना पड़ता है, आपने एक्ट बना लिया, पार्टी। बट क्या एक्ट बनाने से पर्पस सॉल्व हो गया? क्या एक्ट बनाने से पर्पस सॉल्व हो गया? आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एक मैं भी एक एक्ट बना देता हूं। एक्ट क्या बना रहा हूं मैं? सुनो, ध्यान से सुनना। हम हर संडे लंच के लिए बाहर जाएंगे। सिंपल एक लाइन का हमने एक्ट बना दिया, हर संडे हम लंच के लिए बाहर, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लो। हर संडे हम लंच के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा है? ऑफ कोर्स यस। देखो सबके वन बाय वन सबके माइंड से क्वेश्चन उठ रहा है। क्या उठ रहा है? कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके व्हीकल से जाएंगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो क्या उठ रहा है? ऑफ कोर्स मेनू क्या रहेगा, ये सब तो है ही, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या है? पैसे कौन देगा, आप देने वाले या TTMM, तेरा तू मेरा मैं? आखिर ये सारे क्वेश्चन के आंसर कहाँ है? मैंने कहा ना, लॉ जो होता है, एक्ट जो होता है, वो बहुत ही प्रिसाइज होता है। एक लाइन में मैंने एक्ट बना के रख दिया कि हर संडे हम लंच के लिए बाहर जाएंगे। कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके व्हीकल से जाएंगे, पैसे कौन देगा, वेटर सर्व करेगा या नहीं करेगा, मेनू क्या रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उस एक्ट में दिए हैं क्या? नहीं दिए। फिर आखिर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कहाँ दिए गए? बात सुन में आई? आखिर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फिर कहाँ दिए गए? कहाँ दिए गए? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चंस के आंसर कहाँ दिए गए, मैं आपको आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है? यू नो व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरे का एग्जांपल ना लेते हुए। फॉर एग्जांपल मिस्टर AJ, मैंने नई नई क्लासेस स्टार्ट जब की थी, नया नया, आज से 7-8 साल पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास हार्डली 10-15 ही बच्चे रहे होंगे, या रादर और कम कर लो, 4-5 ही रहेंगे। पहले तो मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स को ही पढ़ा देता था, ऑफ कोर्स फोकट वाले
तो 3-4 फ्रेंड्स ही थे, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, जब मैंने नई नई क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट किया था, मिस्टर एजे ने नई नई क्लासेस पढ़ानी स्टार्ट की थी, तो हार्डली 8-10 बच्चे थे। 8-10 बच्चे के लिए क्या मुझे कोई मैनेजमेंट स्टाफ लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लगेगा? नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं सारे फॉर्म भी बच्चों से मैं ही कलेक्ट कर लेता था, फीस भी मैं ही कलेक्ट कर लेता था, बाकी सारे काम भी मैं ही करता था, पढ़ा भी मैं ही लेता था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 10 के 20, 20 के 40, 40 के 80, 80 के 160, 160 के 320, और बच्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो अब मैं जो हूँ वो क्या हो चुका हूँ, ओवरबर्डन। अब ओवरबर्डन हो चुका हूँ तो क्या किया जाए, तो मैंने अपने अंडर में एक्स मैम को अपॉइंट किया। चलो एक नाम ले लेते हैं, हमने अपने अंडर में अपॉइंट किया नेहा मैम को। किसको अपॉइंट कर लिया हमने? नेहा मैम को अपॉइंट कर लिया। अच्छा, नेहा मैम को हमने क्यों अपॉइंट किया? नेहा मैम को अपॉइंट किया ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो संभाल ले। यस, इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाना मिस्टर एजे पढ़ा लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? नेहा मैम। अब नेहा मैम के आने से तो बच्चे और बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, समझ रहे हो आप? 100 के 200, 200 के 400, 400 के 800, 800 के 1600 एंड सो ऑन। अब जब बच्चे इतने बढ़ गए तो नेहा मैम भी क्या हो चुकी है, ओवरबर्डन। तो हमने नेहा मैम के अंडर में मिसेस एक्स को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? मिसेस एक्स को अपॉइंट किया। आप समझ रहे हैं बात को? अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नेहा मैम को हमने क्यों अपॉइंट किया, तो कैन वी से दैट टू सपोर्ट मिस्टर एजे, टू सपोर्ट मिस्टर एजे, कैन वी से दैट? यस 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 यस। अच्छा, मिसेस एक्स को क्यों अपॉइंट किया गया? सर टू सपोर्ट नेहा मैम। अच्छा, यदि मैं आपको बोलूं कि मिसेस एक्स को मिस्टर एजे बोल रहे हैं कि जाओ बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आओ, तो क्या मिसेस एक्स को ये काम करना पड़ेगा? यस। तो कैन वी से दैट टू सपोर्ट, क्या, टू सपोर्ट नेहा मैम एज वेल एज मिस्टर एजे, करेक्ट? अच्छा, यदि आपको बोला जा रहा है, मिस्टर एजे बोल रहे हैं कि आपकी जो क्लास है वो दैट इज दैट इज वीपीए प्रीमाइसेस में होगी। क्या मिस्टर एजे ने कहा कि आपकी जो क्लास है वो वीपीए प्रीमाइसेस में होगी। एट द सेम टाइम नेहा मैम बोल रही नहीं नहीं वो तो मंगल कार्यालय में होगी। अच्छा, दोनों में से आप किसकी बात सुनोगे, नेहा मैम की या एजे की? नालायक, नेहा मैम बोल रहे हैं मिस्टर एजे की, बट ऑब्वियस आप किसकी बात सुनोगे? मिस्टर एजे। मतलब एजे और नेहा मैम में यदि डिस्प्यूट होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो हम बात किसकी सुनेंगे? एजे की। अच्छा, यदि नेहा मैम और मिसेस एक्स में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो नेहा मैम की। अच्छा, यदि एजे और मिसेस एक्स दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो एजे की। कहने का मतलब क्या हुआ? इट्स नथिंग बट द, ध्यान से सुनो, इट्स नथिंग बट द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। हम रूल्स क्यों बनाते हैं? टू सपोर्ट एक्ट। हम रेगुलेशन क्यों बनाते हैं? टू सपोर्ट एक्ट एज वेल एज रूल्स। यदि एक्ट और रूल्स में क्या, यदि एक्ट और रूल्स दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो विच वन इज गोइंग टू बी प्रिवेल? एक्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, ये आगे तक काम आएगी। जब भी एक्ट और रूल्स में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दोनों अलग अलग बातें करेंगे, तो हम किसकी बात सुनेंगे? एक्ट की। अच्छा, एक्ट और रेगुलेशन में यदि कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो अगेन एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन में होगा तो रूल्स। समझ में आया क्या? तो वो सारे के सारे क्वेश्चन कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्ट में नहीं, वो आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? रूल्स में, रेगुलेशंस में। समझ में आया? वो आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? रूल्स में मिलेंगे, रेगुलेशन में मिलेंगे। सर मतलब क्या है सर ये? मतलब हमें एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ। रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ। रेगुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ। सर सारी बातें एक्ट में लिख दो ना। आप सारी बातें एक्ट में क्यों नहीं लिख दे रहे? क्या आप सारी की सारी बातें एक्ट में क्यों नहीं लिख देते कि हम हर संडे लंच के लिए जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसका व्हीकल होगा, पैसे कौन देगा, मेनू क्या रहेगा, सेल्फ सर्विस होगी, ये सारी बातें आप एक्ट में लिख दो, रूल्स में क्यों लिख रहे हो? इसका आंसर आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा, मगर आज नहीं कल। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ तक जो पढ़ा हुआ है उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी बातें करेंगे। आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने कुछ बेसिक बातें की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो बी आर अम्बेडकर साहब जी ने बनाया है।
और 1949 1950 में बना हुआ है, लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेनिंग 1,17,369 वर्ड याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ ये याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। कंटेनिंग 448 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट्स पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में कितने ऑर्गन बताए गए? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वेरी गुड। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकर, एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करेंगे, इन्फोर्स करवाएंगे लॉ को, क्योंकि लॉ से बनाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उसे प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। और थर्ड ऑर्गन कौन सा है? जुडिशरी, फॉर द पर्पस ऑफ सेटल डाउन डिस्प्यूट। ना वो तो काम है ही, बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? टू इंटरप्रीट लॉ। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और इंपॉर्टेंट बात की। वो इंपॉर्टेंट बात क्या की कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाउंडेशन ऑफ और अदर लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ। सुप्रीम मतलब इंडिया का सबसे बड़ा यदि कोई लॉ है तो वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? इसके बाद हमने बात की कि बेसिकली सबसे पहला जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 265। 265 क्या बोलता था? नो टैक्स, एवरीवन, नो टैक्स शैल बी लेवी और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब इंडिया में कोई भी टैक्स आपको लेवी करना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको लीगल वैलिडिटी देनी पड़ेगी, लेवी एज वेल एज कलेक्शन को। और लीगल वैलिडिटी कैसे दी जाएगी? बाय प्रिपेयरिंग अ लॉ, बाय मेकिंग अ एक्ट। और एक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको दी है? तो आर्टिकल 245 बोलता है एक्ट 2 लेवल पे बनेगा, वन इज अ सेंट्रल एंड अदर वन इज अ स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो एक्ट बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर असेंबली। पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि लेजिस्लेचर असेंबली किसके लिए बनाएगी? होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। बट दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, उस डिस्प्यूट को मिटिगेट करने के लिए, मैटर को सेग्रीगेट करने के लिए हमने आर्टिकल 246 बनाया। 246 दैट इज अ डिवीजन ऑफ पावर और एलोकेशन ऑफ पावर। और हमने कितनी लिस्ट बनाई? 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में पावर किसको दिया गया? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 में पावर किसको दिया गया? स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 में जो पावर दिया गया वो किसको दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट। अब यदि मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं तो इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ और एक्ट, जबकि लिस्ट 2 में किसको पावर दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। कॉन्करेंटली मिलीजुली गठबंधन वाली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में वो मैटर्स है जो कि टैक्स से रिलेटेड है, फिजिकल रिलेटेड मैटर भी एज वेल एज अदर मैटर भी है, जबकि लिस्ट 3 में टैक्स रिलेटेड कोई भी मैटर है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैटर है? अदर मैटर, जैसे एजुकेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सारे मैटर, ठीक है। इसके बाद हमने बातें की, क्या बातें की? इसके बाद हमने एलोकेशन के बाद बातें की है कि सिर्फ एक्ट बनाने से पर्पस सॉल्व होगा क्या? नहीं, एक्ट के साथ साथ रूल्स रेगुलेशन भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज की क्लास वाइंड अप करूं, आपसे मैं इसके पहले मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ और एक्ट, क्या दोनों सेम होते हैं? आंसर इज नो, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? एक्ट is very 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 narrow term, whereas law is very broader term. Law is a very 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 broader term. Broader term का मतलब क्या है? Law consists of act, rules, regulation, notification, circular, everything, सबको कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? लॉ। और एक्ट मतलब ओनली आइसोलेटेड कंटेनिंग नंबर ऑफ प्रोविजन डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, बात करेंगे उसके बारे में भी, एक्ट के बारे में भी, ठीक है। तो बेसिकली लॉ क्या है? लॉ इज अ कॉमन ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द एक्ट। लॉ कंसिस्ट ऑफ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ट्रेड नोटिस, एवरीथिंग। बट एक्ट जो होता है वो बहुत ही छोटा सा टर्म, ठीक है। सर ये एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब पढ़ेंगे। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, समझ में आया? तो आप इतना रिवाइज कर लीजिए, इसके आगे की हम बात करेंगे आज नहीं कल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।